हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं बीकॉम पार्ट 2 का अकाउंट एंड फाइनेंस ऑनर्स का जो हमारा एलन मिथिला यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको मैं आपको डिटेल में समझाते चलूंगा। साथ में हमें क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का होगा, क्या होगा, सारा डिटेल आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले कि आप देख रहे होंगे सामने में हमारा लिखा हुआ है कॉमर्स। ये किसके लिए है? कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। कॉमर्स में भी किसके लिए है? हमारा बीकॉम पार्ट 2 के लिए। किसके लिए है? बीकॉम पार्ट 2 के बच्चों के लिए है। और बीकॉम पार्ट 2 में तब हम लोग आते हैं हमारे बीकॉम पार्ट 2 में अकाउंट एंड फाइनेंस ऑनर्स। बहुत बच्चों का मार्केटिंग ऑनर्स भी होगा, बहुत बच्चों का अलग अलग एचआर ऑनर्स भी होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑनर्स। तो उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। साथ में मैं आपको पहले भी बता दूं कि हमारे जो पार्ट 1 का जो एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है उन लोगों का मार्क्स अच्छा है, मैं ऐसा कामना करता हूं। साथ में दूसरी बात, हमारे यहाँ पे पेपर होगा, टोटल एग्जाम होगा 500 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 500 मार्क्स का हमारा पूरा सिनेरियो रहेगा। उसमें हमारा 100 मार्क्स का रहेगा पेपर 3 ऑनर्स। आप लोगों ने पेपर 1 पेपर 2 ऑनर्स का एग्जाम दे चुके हैं, किसमें? फर्स्ट पार्ट में। अब यहां पे हमारा आएगा पेपर 3 और पेपर 4। हमारा पेपर 3 में आता है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिससे हम सामान्य भाषा में बिजनेस लॉ के भी नाम से जानते हैं। यह हमारा होगा 100 मार्क्स का। दूसरा आ जाता है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, यह भी होगा हमारा 100 मार्क्स का। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में हमको पढ़ना है इसमें। और फर्स्ट में हमें बहुत सारे लॉज के बारे में पढ़ना है, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, ये सब सारी बातें इसके अंतर्गत आएगी। अब हम चलते हैं अपने सब्सिडरी पेपर के अंतर्गत। सब्सिडरी पेपर में हमारा पहला पेपर होगा इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नाम से ही आप लोग समझते होंगे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उद्यमिता विकास। इकोनॉमिक्स भी आप पढ़े होंगे और इंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़े होंगे। दोनों का ये मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है कि किस तरह इकोनॉमी के विकास में, अर्थव्यवस्था के विकास में हमारा इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट काम करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं मॉनेटरी थ्योरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मौद्रिक नीति और हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, वित्तीय जो संस्था होती है जो हमें वित्त प्रदान करवाती है, उसके बारे में देखें। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं डिटेल में, इन डिटेल आगे क्या है। मार्केटिंग का भी देख लीजिए, मार्केटिंग में भी लगभग सेम है। हमारा मार्केटिंग में एक बढ़ जाता है केवल इंडियन इंटरनेशनल मार्केटिंग, जो कि 100 मार्क्स का होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे आने पे हम लोग को यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स से स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स में हमारा जो पहला पेपर 3 होगा ऑनर्स का, वो है हमारा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसको व्यावसायिक मतलब व्यापारिक नीति भी कह सकते हैं हिंदी में, और जनरली भाषा में हम लोग बिजनेस लॉ के नाम से इसे जानते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला यूनिट होगा यूनिट 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट एंड इनिशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का अवधारणा क्या है और इसके जो मुख्य तत्व हैं वो क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाइए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो ऑफर देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, ये बात आ जाएगी। उसके बाद हमारे बात आ जाएगी कैपेसिटी ऑफ पार्टी, जो पार्टीज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उनके बारे में जानना है। उसके बाद हमको जानना है कंसिडरेशन, किसके बारे में? कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट का क्या कंसिडरेशन होगा। फिर फ्री कंसेंट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वाइड एग्रीमेंट मतलब वैध कॉन्ट्रैक्ट है, वैध एग्रीमेंट है, समझौता जो है वो वैध है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इमीडिएटी एंड गारंटी, जो डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है एजेंसी वार्क के बारे में। इतना चीज हमें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड हमारा क्या कहता है? यूनिट सेकंड हमारा कहता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यूनिट 3 में पढ़ना है हमको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में पढ़ना है, किस तरह सेल का निबंधन होता है। दूसरा है हमारा मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल।
मतलब कि बिक्री के लिए हम समझौता करते हैं और विक्रय में हमारा क्या अंतर है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है कंडीशन एंड वारंटी, क्या क्या कंडीशन होगा, और वारंटी आप लोग बहुत अच्छे से इस वर्ड को जानते हैं, वारंटी गारंटी, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है हमको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स, किस तरह हमारे प्रॉपर्टी एंड गुड्स का जो होता है वो ट्रांसफर होता है एक जगह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। अनपेड सेलर एंड हिज राइट, और जो अनपेड सेलर होता है उसका राइट क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना है हमारा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब ये क्या होता है, ये एक नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर। इसके अंतर्गत भी आपने 11-12 में पढ़ा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, नोटरी नोट, प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ना है। देखिए बारी बारी से देखते हैं। कॉन्सेप्ट एंड फीचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा को पढ़ना है और उसके विशेषता को पढ़ना है। प्रोमिसरी नोट को पढ़ना है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक को पढ़ना है, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स को पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है हमें डिस्चार्ज डिसऑनर, जब डिसऑनर होता है, बिल डिसऑनर आप लोगों ने पढ़ा होगा, और डिस्चार्ज एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके कुछ फीचर्स, साइलेंट फीचर को पढ़ना है, और डिफिनीशन ऑफ कंज्यूमर एंड ग्रीवांसेस मैकेनिज्म, और कंज्यूमर जो हमारे जिला लेवल के होते हैं, राज्य लेवल के होते हैं, जिला फोरम, राज्य फोरम और राष्ट्रीय फोरम, इन सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ना है। और इसके बाद आ जाइए हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 जो सेकेंड लास्ट है, इसमें हमें पढ़ना है कंपनी एक्ट 2013, कितना 2013 के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी, शेयर एंड कैपिटल, मीटिंग ऑफ कंपनी। इतनी चीजें, मतलब कि कंपनी क्या है, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोस्पेक्टस जो कंपनी बनाने समय जो बनता है वो नोट्स होता है, कंपनी को बनने के लिए जो लीगली डॉक्यूमेंट होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस होता है। तो ये सब चीजें क्या होती, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक होता है प्रोस्पेक्टस, जारी होता है शेयर इशू करने के लिए। शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, और मीनिंग ऑफ कंपनी क्या होती है। इसके बाद हमको पढ़ना है पार्टनरशिप के बारे में, क्या है पार्टनर, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, साइलेंट फीचर मतलब कि एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो साइलेंट फीचर है उसको पढ़ना है। डिफरेंट पढ़ना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर और पार्टनरशिप के बीच में जो डिफरेंस है उसको यहां पे हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है एलएलपी के बाद हमें एलएलपी के इसी टॉपिक में हमें पढ़ना है पार्टनर एंड डिस्टिंक्टेड पार्टनर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एलएलपी। एलएलपी का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसका कन्वर्जेंस कैसे होता है और इसका वाइंडिंग अप कैसे होता है। फाइनली जो हमारा सिलेबस है आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं इसका पीडीएफ होगा तो लिंक कोशिश करूंगा इसका लिंक डालने का। वैसे आप लोग ध्यान से देखिए तो आप लोग ज्यादातर बातें ग्रैब कर चुके होंगे। अब हम चलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारा पेपर या तो हो सब्सिडरी या हो ऑनर्स, हमें पढ़ना दोनों चीजें हैं। क्योंकि मान लीजिए इस बार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप लोगों ने क्वेश्चन रख लिया, मैंने भी वीडियोज करवाए थे जिसके माध्यम से आप लोगों ने किया, बट कभी ऐसा हो जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, आप लोग का नंबर कम आता है, तो क्या होता है, गलती हम लोग करते हैं कि उसे अच्छे तरह से नहीं देखते हैं। आगे जाके हमें सब चीजों को देखना पड़ेगा, इसलिए हम अभी से ही देख लें तो आगे हमें अगर नेट की प्रिपरेशन करना है, कॉमर्स के फील्ड में ही रहना है, तो इन सब चीजों की जरूरत होगी। अब ये है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट वर्ड हमारा यूज होता है कंपनियों के लिए। अगर आप किसी भी कंपनी में ग्रेजुएशन के बाद अकाउंटेंट के जॉब के लिए जाते हैं तो इसकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। अब हमारे यहाँ पर पहला यूनिट है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आप लोगों ने बिजनेस लॉ में पढ़ा कि शेयर इशू कैसा हो, कैसे हो, पढ़ेंगे कि कैसे होता है इशू और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, और इसमें उसका पढ़ेंगे आप लोग अकाउंटिंग कि कैसे हम कंपनी के अकाउंटिंग को करते हैं। साथ में दूसरी बात हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा अकाउंटिंग है, सबसे पहले चलिए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला टॉपिक है इसमें इशू ऑफ शेयर, हम लोग शेयर इशू करते हैं। फॉरफीचर एंड री इशू, शेयर को फॉरफीचर करते हैं, री इशू करते हैं। फॉरफिटेड शेयर क्या होता है इसके बारे में देखना है। इशू ऑफ बॉन्ड शेयर, बॉन्ड शेयर क्या होता है, हम इस पे कोशिश करेंगे आप लोगों को
कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्लास 28 जनवरी से आप लोगों के हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों को इसका क्लास अवेलेबल करवाऊंगा। मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझ सके और बातों को देख सके। इसके बाद हम लोग देखेंगे इशू ऑफ बॉन्ड शेयर का इशू कैसे होता है, इशू ऑफ राइट शेयर जो हमारा है उसका इशू कैसे होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एम्प्लॉय स्टॉक क्या होता है, ओपन प्लान एम्प्लॉय स्टॉक ESOP जिसे कहते हैं। आप लोगों की बुक में 1 से 2 क्वेश्चन इसके रहते हैं, ज्यादातर चांस रहता है ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब तो हमारे सिलेबस में है तो पढ़ के जाना है। उसके बाद हमको पढ़ना व्यू बैक ऑफ शेयर, कि हम कोई भी शेयर जो खरीदते हैं उसका व्यू बैक कैसे होता है, वापस कैसे होता है। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को देखना है। और दूसरा बात आता है अकाउंटिंग ऑफ डिवेंचर। अब मैं बता दूं कि जब कंपनियां का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या पैसे के लिए उसके 3 सोर्ट होते हैं। वो या तो करता है शेयर इशू करता है या डिवेंचर इशू करता है, या वो क्या करती है कंपनियां अपने रिटर्न अर्निंग को ले लेती है। यहाँ पे हमें अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर पढ़ना है और अकाउंटिंग फॉर शेयर पढ़ना है। तो रिडम्पशन के इशू और डिवेंचर का जो हमको इसके अध्ययन करना है। उसके बाद हमको अध्ययन करना है यूनिट 2 के अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का वित्तीय विवरण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट और लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूनिट 3 के अंतर्गत हमको पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर एमलागेमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। अमलागेमेशन आप लोग इंग्लिश ही देखें, ज्यादा कोशिश करें इंग्लिश में, क्योंकि इन सब वर्ड का हिंदी अगर आप लेके चलेंगे तो वो और भी लेंदी और ज्यादा कठिन वर्ड्स होते हैं, इसलिए आप लोग ऐसा पढ़े अकाउंटिंग फॉर एमलागेमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन हमारा यूनिट 3 का पार्ट। इसके बाद देख लीजिए हमारा आता है यूनिट 4 और यूनिट 5। क्या सब पढ़ना है हमारे यूनिट 4 के अंतर्गत और यूनिट 5 के अंतर्गत। होल्डिंग कंपनी अकाउंट, जो हमारा होल्डिंग कंपनी क्या होता है, जिस कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी दूसरे कंपनी के अंतर्गत आते हैं, जिसका जो संचालन होता है वो का बाहर मैनेजमेंट होता है वो दूसरे के पास होता है। इसका हमको बैलेंस शीट को पढ़ना है और बाइंडिंग ऑफ अ कंपनी वॉलेंट्री ओनली, जब वॉलेंट्री बाइंडिंग ऑफ होता है कंपनी को उसको पढ़ना है। लास्ट यूनिट हमारा थोड़ा बहुत ज्यादा वाइडर है, स्कोप इसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें हमें पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज और अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। देखिए बच्चों, यहाँ पे ज्यादातर टीचर आपको क्या करेंगे, यूनिट 3 तक आपको बता देंगे और बोलेंगे कि यूनिट 5 से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन उल्टा के देखें तो 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें देखिए आप बैंकिंग और इंश्योरेंस से भी क्वेश्चन आए थे, इसलिए आप लोग सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको करके जाए। उसके बाद है डबल अकाउंट सिस्टम, कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें डबल अकाउंट सिस्टम का और स्पेशल फीचर पढ़ना है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनता है, नेट रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और जनरल बैलेंस शीट कैसे बनता है, इसको हमको देखना है यूनिट 5 के अंतर्गत। तो फाइनली मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया इसका ऑनर्स का सिलेबस। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं इसका सब्सिडरी पेपर का सिलेबस। क्या है हमें सब्सिडरी में पढ़ना, बीकॉम पार्ट 2 का जो हमारा दूसरा सब्सिडरी पेपर है वो क्या है, अब देखते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए जिससे कि एक बार में ज्यादा देखा जा सकता है। चलिए, पहले में हमको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि आप लोगों को हिंदी में मैं बता दूं भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उद्यमिता विकास, इसका नाम हो जाता है। अब हम आप लोगों के साथ फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत क्या सब पढ़ना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक विकास का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना है, ग्रोथ को पढ़ना है, मीनिंग एंड इंडिकेटर अंडर द डेवलपमेंट, कौन सब ऐसे मीनिंग क्या होता है अंडर डेवलपमेंट का और क्या सब इंडिकेटर है जो शो करता है कि ये कंट्री जो है अंडर डेवलपमेंट है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग नेशन, जो डेवलपिंग नेशन है उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात होती है यहाँ पे। उसके बाद बात होती है फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहां से आप लोगों को अब देखिए क्या होता है, सेकेंड पार्ट में एज इट इज क्वेश्चन होना चाहिए तो आपको थ्योरी पे क्वेश्चन उठाया जाएगा। चलिए, बाद बाकी हम आते हैं अपने यूनिट 2 पे। यूनिट 2 हमारा कहता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है मीनिंग एंड रैशनल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस, स्ट्रेटजी ऑफ इंडियन डेवलपमेंट प्लान एंड असेसमेंट ऑफ इंडियाज प्लान।
इसके बाद इसमें हमको इंडियन डेवलपिंग जो प्लान है किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाती है, इस सब चीजों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है इशू इन एग्रीकल्चर। यूनिट 3 में हमको पढ़ना है इशू इन एग्रीकल्चर कि हमारे इंडियन सिस्टम में रोल क्या है एग्रीकल्चर का, कॉज क्या है, लो प्रोडक्टिविटी जो होता है, कम उत्पादन होता है, उसका कॉज क्या है। तीसरा चीज हमको पढ़ना है मेजर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, किस तरह से हम मेजर करते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। उसके बाद पढ़ना है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति एंड उसका इम्पैक्ट को पढ़ना है। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग एंड मार्केटिंग पढ़ना है कि एग्रीकल्चर में किस तरह से किसानों को फाइनेंसिंग किया जाता है और किस तरह से उसका मार्केटिंग किया जाता है। उसके बाद हमको पढ़ना है डेवलपमेंट प्लान एंड एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट प्लान एंड एग्रीकल्चर किस तरह से उसका डेवलपमेंट का प्लान है। यूनिट 4 में हमको लोगों को पढ़ना है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, किस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहला टॉपिक है इसका प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडर प्लान, मतलब किस तरह से प्रोग्राम है जो डेवलपमेंट का। दूसरा पढ़ना है प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, कि हमारे जो इंडिया में उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमें क्या सब दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तीसरा हमें पढ़ना है मेजर इंडस्ट्रियल इंडिया लाइक आयरन, स्टील, जूट, इंजीनियरिंग, आईटी इंडस्ट्रीज, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी, हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो लघु उद्योग है और गृह उद्योग, लघु टाइप के जो उद्योग है उसका क्या भूमिका है, इसके बारे में पढ़ना है। हमारे 4th और 5th यूनिट जो है उसमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत पढ़ना है हमें ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के बारे में पढ़ना है और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। न्यू इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जो नया इकोनॉमिक, आर्थिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया 1991 में, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया, इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना। लास्ट चैप्टर हमारा इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसमें क्या पढ़ना है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप एंड फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, मतलब उद्यमिता के गुण और उद्यम मतलब उद्यमी के डिफिनीशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके टाइप, उसके फंक्शन को पढ़ना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, टाइप एंड फंक्शन और उद्यमिता के कैरेक्टरिस्टिक, टाइप ऑफ फंक्शन को पढ़ना है। आगे है हमें पढ़ना गवर्नमेंट एज एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो एज ए एंटरप्रेन्योर है इंडिया में कि नहीं, इसको देखना है। उसके बाद देखना है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इनिशिएटिव ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, कि जो एक उद्यमी है उसको किस किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है ताकि वो एक अच्छा उद्यम खड़ा कर सके, ये पढ़ना है। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योरर हैं उसका क्या रोल है इंडियन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। अब हमें लास्ट जो है वो हमारा है पेपर 4 सब्सिडरी का जो है मॉनेटरी थ्योरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि हमारा मॉनेटरी थ्योरी कैसी है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन दोनों चीजों के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ना है। हमारा फर्स्ट यूनिट क्या कहता है, इसको देखिए। फर्स्ट यूनिट कहता है मनी एंड मॉनेटरी स्टैंडर्ड, मुद्रा और मौद्रिक जो स्टैंडर्ड है, प्रमाप है, उसके बारे में पढ़ना है। पहला क्या है, डिफिनीशन पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है ऑफ अ गुड मनी, एक अच्छी पूंजी धन की सारे डिफिनीशन पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो हमारे पूंजीवादी और क्या कहते हैं सामाजिक अर्थव्यवस्था होती है उसमें मनी की क्या भूमिका है, इसको पढ़ना है। मेटेलिक मनी, मेरिट एंड डिमेरिट, मतलब जो धातु मुद्रा है उसके गुण और अवगुण को पढ़ना है। गोल्ड स्टैंडर्ड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, गोल्ड जो सोना वाला मुद्रा था उसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज पढ़ना है। काइंड, कॉज एंड फॉर इट्स एम्बेडमेंट, पेपर मनी, और पेपर मनी के बारे में पढ़ना है, उसके मेरिट, उसके डिमेरिट, मेथड एंड इशू ऑफ पेपर मनी, पैसा कैसे इशू होता है इसके बारे में पढ़ना है। अब हमें आगे हमारा टॉपिक हो जाता है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी में हमें पढ़ना है फीसर का क्वांटिटी थ्योरी, जो उस बेस पे जितने भी थ्योरी आए उनके पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है कैश बैलेंस थ्योरी, उसके बाद हमें केन्स थ्योरी पढ़ना है। चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना है। इन्फ्लेशन ऑफ एंड डिफ्लेशन का टाइप पढ़ना है, इफेक्ट पढ़ना है, और रेमेडीज, मतलब कि कैसे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के इफेक्ट को और उसके कैसे बचाव कर सकते हैं, इस बारे में हम लोगों को पढ़ना है।
इसके बाद हमारा यूनिट 3 क्या कहता है? यूनिट 3 कहता है कमर्शियल बैंक इन इंडिया, फंक्शन ऑफ वर्किंग प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बैंक। जो हमारे इंडिया के अंतर्गत क्रेडिट क्रिएशन बैंक है, जो सहायता प्रदान करती है, उसका क्या फीचर है, इन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है बैल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ बैंक, बैंक किस तरह से इन्वेस्ट करता है। फीचर ऑफ बैंक बैलेंस शीट, जो हमारा बैंक के बैलेंस शीट होते हैं उसका क्या क्या फीचर होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पढ़ना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ना है, इन दोनों के फंक्शन और क्रेडिट मॉनेटरी फंक्शन इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ना है, फंक्शन भी पढ़ना है और क्रेडिट कंट्रोल को भी पढ़ना है कि जैसे वो अपने क्रेडिट पर किस तरह से कंट्रोल करता है। यूनिट 4 हमारा क्या कहता है? यूनिट 4 कहता है द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ ए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, SIDBI, SIDBI बैंक को पढ़ना है। जो जितने भी फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन है, जो इंस्टीट्यूट है, जो हमें फंड प्रोवाइड करती है, उसके बारे में हमें यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ना है। पहला है SIDBI, दूसरा है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन SFCs, तीसरा है हमारा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SIDS, चौथा है हमारा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI और पांचवा है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 4 के अंतर्गत। अब हम अपने लास्ट यूनिट को देखते हैं। लास्ट यूनिट में हमको पढ़ना है इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन। यूनिट 4 में पढ़े जो भारत के इंस्टीट्यूशन थे। अब हम यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं जो विदेश से किस तरह से हम फंड लाते हैं। तो इसके अंतर्गत तो वर्ल्ड बैंक है, इंडियन मॉनेटरी फंड पढ़ना है, इंडियन डेवलपमेंट एसोसिएशन पढ़ना है। मैं इन सब चीजों को मैं कोशिश करूंगा आपको छोटा छोटा एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो सके। बाद बाकी आप लोग जिस तरह से 50 नंबर का हिंदी इंग्लिश रखेंगे या 100 नंबर का हिंदी रखे, मैथिली हिंदी रखे या जो भी रखें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है और उसका एग्जाम आप लोग को देना होगा। चलिए आज हम इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आप अपना ख्याल रखें और जल्द ही मैं आप लोग के साथ मिलूंगा। टेक केयर, बाय बाय।